हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है? आंसर हो जाएगा 5वीं बार। तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने 5वें कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनकी शपथ कहां आयोजित की गई थी? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और मॉस्को में स्थित है ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। तो इस पैलेस में पुतिन की शपथ आयोजित की गई थी। दोस्तों, पुतिन ने जो शपथ ली है वो केवल 33 शब्दों की शपथ हुई थी, यानी कि उनकी शपथ में 33 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करवाए गए थे, जिसमें पुतिन को 88% वोट हासिल हुए थे। पुतिन पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? तो सन 2000 में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2004, 2012 और 2018 में भी वो रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, नवंबर 2008 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था। पहले रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद ये कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया। रूस की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और दोस्तों, यहाँ की करेंसी है रूबल। और रूसी संसद को, यानी रूस की जो संसद होती है, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। यहाँ पर आप रूस के मैप को देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बात आई है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के रूस में एम्बेसडर कौन बने हैं? विनय कुमार। अभी हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 जारी किया गया था। इसमें रूस पहले नंबर पर रहा है। और रूस ने अभी हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। ओमान की खाड़ी में चाइना, ईरान और रूस ने एक नौसेना अभ्यास किया था, जिसका नाम था सुरक्षा वेल्ट 2024। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। ईरान ने रूस से पार्स फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। तो वो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने थे। उन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन 12 घंटे से अधिक का समय बिताया हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, रूस के द्वारा एक परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई गई है, जिसका नाम है ब्यूर वेस्टनिक। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, लूना 25 मिशन रूस के द्वारा भेजा गया मिशन था चंद्रमा के लिए, लेकिन ये असफल मिशन रहा है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, रूस के स्बर बैंक के द्वारा बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित की जाएगी। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना होगा। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उससे आपको ऐड हो जाना है। तो वहां पर आपको PDF और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली कुछ, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दी गई है। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ की जो ई-बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस में भारत के द्वारा 14,000 टन गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा। गैर बासमती चावल का मतलब ये है कि जो नॉर्मली घरों में यूज किया जाने वाला जो चावल है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो 20 जुलाई 2023 को भारत सरकार के द्वारा गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार का कहना यह था कि वो अपनी घरेलू आपूर्ति करना चाहता है, यानी कि घर में, यानी देश में
वो चावल की जो आपूर्ति है वो पूरी करना चाहता है, इसके लिए उसने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब कुछ देश ऐसे थे जिनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, तो भारत ने उन देशों पर प्रतिबंध हटा लिया है, जैसे नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी और मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स। तो इन देशों में चावल का निर्यात किया जा रहा है और अब मॉरिशस में भी किया जाएगा, क्योंकि अगर भारत के द्वारा चावल का निर्यात बंद कर दिया तो इन देशों में बहुत ही खराब हालत हो जाएंगे। मॉरिशस की बात आई है तो मॉरिशस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, यानी कि यह एक प्रकार का द्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉरिशस को। और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। और मॉरिशस की मुद्रा को मॉरिशस रुपया बोला जाता है। आपको याद रखना है कि जो मॉरिशस देश है वहां पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है भारतीय मूल के लोगों की। मॉरिशस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बना था। मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई है। यूपीआई के अलावा मॉरिशस में रुपे कार्ड की सेवाएं भी शुरू की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मार्च 2024 में मॉरिशस की यात्रा की थी, क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और उसी में मुख्य अतिथि कौन बनी थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, राष्ट्रपति जी की यात्रा के दौरान मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई को। तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम जरूर आप याद रखिएगा। 2024 की थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। तो ये 2024 की थीम है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? जीन हेनरी ड्यूनेंट ने। तो इनके जन्म दिवस पर यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो हेनरी ड्यूनेंट हैं उनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को। किस देश में इनका जन्म हुआ था? स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मिशन है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना, यानी कि मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाने का काम कौन करता है? रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में फ्रेडरिक पासी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये बेसिक जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, 7 मई को एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है, वो है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस। तो बीआरओ के स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आपको याद रखना है कि जो बीआरओ है इसका काम होता है भारत और भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, तो इन देशों की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना, यानी रोड वगैरह, पुल वगैरह बनाने का काम इसका होता है। 2021 में बीआरओ के द्वारा लद्दाख के उमलिंग ला में सबसे ऊंची सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी दोस्तों 2024 में ही अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी जी के द्वारा एक टनल का उद्घाटन किया गया था जिसका नाम है सैला टनल। तो इस सैला टनल का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है? बीआरओ के द्वारा किया गया है। यानी बीआरओ का काम होता है सेना के लिए टनल बनाना, रोड बनाना, पुल बनाना, जिससे सेनाएं जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। ठीक है, 7 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, वो है विश्व अस्थमा दिवस। तो दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस या वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। 2024 की थीम आप याद रखिएगा, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। तो ये 2024 की थीम है। अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ रोग होता है और जो हमारी श्वास नली होती है उसमें संकुचन आ जाता है, जिसके कारण अस्थमा की बीमारी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जोस राउल मोलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा पनामा। तो पनामा देश के नए राष्ट्रपति बने हैं
जोस राउल मोलिनो, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कार्टिजो का स्थान लिया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि पनामा में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। पनामा में एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। आपको याद रखना है कि पनामा की संसद यानी नेशनल असेंबली में 71 सदस्य हैं। और पनामा की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इनके बीच में देश है कौन? पनामा। और इसकी कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। इसकी जो करेंसी है वो कौन है? तो इसकी करेंसी है बालबोआ। दोस्तों पनामा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पनामा देश, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इनके बीच में जो देश है वो कौन सा देश है? पनामा देश है। पनामा देश पनामा जल डमरू मध्य पर स्थित है। यहाँ पर पनामा जल डमरू मध्य है तो उसके बीच में स्थित है कौन? पनामा देश। आपको याद रखना है कि जो पनामा जल डमरू मध्य है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ता है। दोस्तों पनामा देश एक नहर के कारण भी प्रसिद्ध है और उस नहर का नाम भी क्या है? पनामा नहर। पहले इस नहर पर अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का कब्जा है। तो जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अटलांटिक ओशियन, ये वाला जो पूरा भाग है ये अटलांटिक ओशियन है और ये है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। और इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसे हम पनामा नहर बोलते हैं। तो ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। दोस्तों पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है। इसका निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। और पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष बने हैं यूसुफ रजा गिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इगा स्विएटेक ने मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? इगा स्विएटेक। तो उन्होंने अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। आपको याद रखना है कि जो इगा स्विएटेक है वो वर्तमान में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो रूस के एंड्री रूबलेव ने एकल का खिताब जीता है, यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब रूस के एंड्री रूबलेव ने जीता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मैड्रिड ओपन है ये 1000 प्रतियोगिता है, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि पुरुष और महिला खिताब जीतने वाले विजेताओं को 1000 रैंकिंग अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। मैड्रिड ओपन किस देश में आयोजित किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, तो उसमें ही आयोजित किया जाता है मैड्रिड ओपन। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब अभी हाल ही में भारत के यूकी भांवरी और अल्वानो ओलिवेटी ने जीता है। बार्सिलोना ओपन 2024 का खिताब कैस्पर रूड ने जीता है जो कि नॉर्वे के टेनिस खिलाड़ी हैं। और स्टटगार्ट ओपन 2024 का खिताब एलेना रायवकीना ने जीता है जो कि कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली के हैं। यहाँ पर आप जेनिक सिनर को देख सकते हैं। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है जो कि अमेरिका की हैं। चेन्नई ओपन 2024 में सिंगल्स का खिताब सुमित नागल ने जीता था। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था, ये इटली के हैं। और मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुमित नागल। तो ये सभी करंट अफेयर्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस देश के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अभी हाल ही में भारत की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो उसने श्रीलंका के साथ समझौता किया है 20 वर्ष तक बिजली देने के लिए। तो ये 20 वर्ष का बिजली समझौता हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और श्रीलंका की गवर्नमेंट के बीच में। दोस्तों इस समझौते के अंतर्गत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा
श्रीलंका में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों, श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया है। श्रीलंका ने भारत को अभी हाल ही में फ्री पर्यटक वीजा प्रदान किया है, और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की एक शाखा खोली गई है। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। आपको याद रखना है कि श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष भी अभी कुछ समय पहले बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के समुद्री तट पर खोजी गई टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। तो दोस्तों, समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है जो कि समुद्र की गहराई में पाया जाता है, और ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं या समुद्र के जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने का काम करता है, और ये समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला जीव होता है। तो उसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है, और उस प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। और नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रयानी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसकी खोज तमिलनाडु के तट पर की गई है। टार्डीग्रेड्स को आमतौर पर जल भालू या वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसमें बहुत सारे तट भी हैं। तो इन तटों के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक के तट को बोला जाता है कोंकण तट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा और ये है कर्नाटक। तो ये वाला जो तट है ये कहलाता है कोंकण तट। मालाबार तट कौन कहलाता है? कर्नाटक और केरल वाला तट। तो जो कर्नाटक और केरल के बीच का जो तट है ये कहलाता है मालाबार तट। और इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर आप तमिलनाडु देख सकते हैं, और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये जो तट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, और उत्कल तट कहलाता है उड़ीसा वाला। तो ये वाला जो तट है ये कहलाता है उत्कल तट। तो ये है भारत के समुद्री तट और उनके नाम। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस टाइगर रिजर्व में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर को स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, सह्याद्री टाइगर रिजर्व में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा। अब ये स्थानांतरण क्यों किया जाना है? क्योंकि बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। और आपको पता होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र का सह्याद्री टाइगर रिजर्व है यह एक शून्य बाघों वाला टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व घोषित है, लेकिन यहाँ पर टाइगर नहीं है, इसलिए ये शून्य बाघों वाला टाइगर रिजर्व कहलाता है। देश में कुल 5 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो टाइगर रिजर्व तो घोषित हैं, लेकिन वहां पर टाइगर नहीं है। आपको याद रखना है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अलावा तेलंगाना का जो कवल टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश का जो कमलांग टाइगर रिजर्व है, मिजोरम में जो डंपा टाइगर रिजर्व है, और उड़ीसा में जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये भारत के शून्य बाघों वाले टाइगर रिजर्व हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह 1165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसे 2010 में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य को विलय करके बनाया गया था। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर एक संस्था बनी हुई है जिसे हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या एनटीसीए बोलते हैं। इसका गठन हुआ था दिसंबर 2005 में, और इसका गठन हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 1972 से संबंधित है। दोस्तों, एनटीसीए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, तो वही एनटीसीए के अध्यक्ष भी होंगे। तो किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी एनटीसीए के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, अगर हम राज्यों में टाइगर की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक टाइगर हैं मध्य प्रदेश में 785, फिर उसके बाद कर्नाटक में है 563, फिर है उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में है 306। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
आंसर हो जाएगा दुबई में। तो यूएई का एक शहर है दुबई, तो वहां पर अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 6 मई से 9 मई 2024 तक किया जाएगा और इसमें ट्रैवल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है। आपको याद रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व सतीश कुमार सिवन के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों, इस ट्रैवल मार्ट में भारत के द्वारा एक अभियान भी शुरू किया गया है, वो है कूल समर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में पहाड़ी रिजॉर्ट्स पर प्रकाश डालने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, भारत का अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शामिल होने का उद्देश्य है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भारत के बाजार की उपस्थिति को मजबूत करना, यानी भारतीय मार्केट को मजबूत करना। तो ये है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। तो इस क्षेत्र में भारत अपना मार्केट मजबूत करना चाहता है, तो इसीलिए भारत अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शामिल हुआ है। चलिए 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में किया गया है। भारत एक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की गई है। दोस्तों, इस चिप का यूज जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो उपकरण होते हैं उसमें किया जाता है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं? आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों, इनकी लॉन्चिंग 7 मई को होने वाली थी, लेकिन इंजन में खराबी आने के कारण इनकी लॉन्चिंग को रोक दिया गया है। अब इनकी लॉन्चिंग 10 मई को हो सकती है। किस देश के 100 रुपए के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान FWD-2000B का अनावरण कहां किया गया है? बेंगलुरु में। 36वीं बार ला लीगा 2024 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? चाइना ने। दुनिया में पहली बार किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक नियुक्त किया है, यानी डिप्लोमेट नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। एक्टर बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से रहा है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। ये कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। उस्ताद असद अली खान का संबंध वीणा से, अमजद अली खान का संबंध सरोज से, TH विनायकरम का संबंध घट्टम से और रामनद वी राघवन का संबंध मृदंगम से रहा है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1913। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1913 बताया हुआ है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।